सिन्हा है। मैं भारत से हूँ, पत्रकार हूँ, लेखक हूँ और भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक सदस्यों में एक हूँ। राज्यसभा में मैं 2014 से 2020 तक मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा। दोबारा मैं नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अनुरोध जो किया पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो मैंने नहीं स्वीकारा क्योंकि मैं मिलेट्स के काम से जुड़ा था और मुझे बहुत समय की ज़रूरत थी। और दूसरी बात ये थी कि मेरा पुत्र जो है उसको नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी बना दिया है, तो ऑलरेडी उच्च पद पर है पार्टी में। तो मैंने कहा कि अब हमको, मैं सपोर्टर रहूँगा, कार्यकर्ता रहूँगा, लेकिन जिस तरह से होल टाइम देता था वहाँ, वो नहीं दे पाऊँगा। मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि आपको ये बता सकूं कि डॉक्टर खादर वली ने अभी अपने स्पीच में जो जो बात कही उसका प्रमाण देखना चाहते हैं तो मैं आपके सामने हूं। जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, हम लोग जेपी आंदोलन से जुड़े थे। आपके बीपी कोइराला साहब भी जाते रहते थे, वो भी जुड़े हुए थे। नेपाली कांग्रेस के बहुत लोग थे। तो जब इमरजेंसी लगी तो कुछ लोग तो गिरफ्तार हो गए, तो वो तो आराम से थे, उनको कंबल भी मिलता था, ओढ़ने को, सोने को, तीनों समय खाना भी मिलता था, और कुछ अपना एंटरटेनमेंट भी करते थे जेल में। हम लोग तो भागे भागे रहते थे, लेकिन आंदोलन को चालू करके रखना था। तो उसमें मुझे पहली बार डायबिटीज़ का, डॉक्टर ने कहा कि आपको डायबिटीज़ हो गया है, तो आप गोली खाना शुरू करिए, आप ठीक हो जाएंगे, आपका कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये टेंशन की वजह से हो गया है। 1 गोली, फिर 2 गोली, फिर 4 गोली, फिर 8 गोली, 12 गोली। फिर डॉक्टर ने कहा कि इससे तो सुन नहीं रहा, इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो शुरू हुआ 5 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट करते करते जो एलोपैथी का सिस्टम है कि एक दिन में 24 घंटे में 50 यूनिट तक दे सकते हैं। तो मैं 50 यूनिट पे था। इससे उसके बाद भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होने के कारण मुझे निमोनिया जब हुआ, तो चूंकि इम्यूनिटी नहीं थी तो निमोनिया हो गया। माइक्रोबियल इन्वायलेंस हो रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक और ये मेडिसिन खाएंगे तो माइक्रोब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि शरीर में 2.1 kg या 2.2 kg के बराबर माइक्रोब्स होते हैं, जो करोड़ों अरबों की संख्या में होते हैं, और वही सारा आपको एनर्जी भी देते हैं, इम्यूनिटी भी देते हैं, आपका संचालन करते हैं। फर्स्ट ब्रेन उन्होंने कहा कि ये माइक्रोब्स हैं, और सेकंड ब्रेन ऊपर है। तो किडनी फेल हो गया, तो बड़े बड़े डॉक्टर सब आए, सब सारे लोग आए। तो पहला ऑपरेशन हुआ दिल्ली में,
लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता को तो जानते हैं कि दिन में 500 लोगों से मिलना है, 1000 लोग भी होते हैं। तो कोई इन्फेक्शन हुआ तो क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने लगा। जब वो क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने लगा और 5 तक पहुंच गया तो फिर लोगों ने कहा कि एक बार फिर आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तब हमको किसी ने सलाह दी, एक बड़े सीनियर पार्लियामेंट मेंबर हुए हैं भारत में, उनका भी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, आज वो नहीं है किसी कारण से। वो हमसे छोटे थे, तो उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा है, यहाँ मत करिए, सिंगापुर में जाइए, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन का डर ज़्यादा है। वहाँ पे जाएंगे तो आपको पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में सुविधा रहेगी। मैं उनकी बात सुन के चला गया और वास्तव में बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर लाई वाई चुंग चाइनीज हैं, लेकिन शुद्ध रूप से बौद्ध हैं, बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, बैचलर हैं। उन्होंने शादी ब्याह कुछ नहीं किया, सिर्फ इसी में लगे हैं। 6 बजे सुबह से लेकर 12 बजे 1 बजे रात तक वो लगे रहते हैं। और वर्ल्ड में हाईएस्ट किडनी ट्रांसप्लांट का रिकॉर्ड भी शायद उन्हीं का है। 5-6 हज़ार 10 हज़ार कितना कर चुके हैं, वो करवा चुके हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट तो सर्जन नहीं होता, लेकिन सब डिसाइड वही करता है। तो मैं जब खादर साहब के संपर्क में आया, हमारे एक बहुत पुराने मित्र हैं पद्मश्री राम बहादुर राय जी, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट थे और अभी संस्कृति मंत्रालय में IGNCA बहुत बड़ी संस्था है, उसके वो अध्यक्ष भी हैं। नरेंद्र भाई भी उनको बड़े भाई की तरह ही इज्जत देते हैं, मानते हैं बहुत। उन्होंने कहा कि भाई साहब, खादिर साहब का प्रोटोकॉल मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरा डायबिटीज़ तो बिल्कुल कंट्रोल में आ गया और मैं बहुत पहले से ज़्यादा एनर्जी और फुर्ती महसूस कर रहा हूँ। तब फिर मैंने बिना इनसे मिले हुए राय साहब के कहने पे वो मैंने कुछ फॉलो करना शुरू किया। फिर बाद में इनको मैंने दिल्ली बुलाया भी, मेरे 3 दिन का बहुत बड़ा, जैसे इतना बड़ा हॉल है, इससे भी बड़े हॉल में अच्छा 3 दिन का पूरा कॉन्फ्रेंस किया, रेजिडेंशियल था। जब मैं आ गया, पूरी तरह से स्विच ओवर कर दिया मैंने, नवंबर 5, 6, 7 की बात थी। तो अभी तक तो मैं कुछ ओकेजनली मिलेट्स पे था, लेकिन उस 5, 6, 7 नवंबर के कार्यक्रम के बाद मैं पूरी तरह से मिलेट्स पे शिफ्ट कर गया। तो जब मैं जनवरी में सिंगापुर गया, 3 महीने में एक बार जाके वो देखना पड़ता है, पूरा चेकअप करके। वो डॉक्टर लाई बहुत पर्टिकुलर है इस मामले में, बहुत ही सिंसियर भी है। उन्होंने जब रिपोर्ट देखी, कहा कि अरे तो कमाल हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। हमने कहा क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? आपका ब्लड शुगर रिपोर्ट इतना अच्छा है, आपका HB1AC जो है वो 10-11 ऐसा रहता था, अभी 5.5-6 है। और मैं तो कहूँगा कि थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि आपके जैसे पुराने पेशेंट को 6.5-7 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। आपका कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़िया है जो पहले कभी नहीं था, हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है, आपका ब्लड प्रेशर एक्सेलेंट है, और सबसे बड़ी बात यह है
कि आपके किडनी ट्रांसप्लांट को 10 साल हो गए, लेकिन वो कंप्यूटर पे पूरा चेक भी कर रहे थे, वो सारा रिकॉर्ड उनके कंप्यूटर पे था। कहा आपका किडनी लेवल 0.7 है। 0.7 तो स्वस्थ से स्वस्थ आदमी का भी नहीं होता है। तो ये कैसे हो गया? हमने कहा हमने चावल, गेहूं, चीनी और बाजार का तेल वो तो छोड़ दिया है। मेरी अपनी गायें हैं, देसी गायें हैं, उसमें कोई स्टेरॉइड और उनको हार्मोन का इंजेक्शन देने का सवाल नहीं है। तो मैं उसका दही और उसका जो छाछ होता है, मट्ठा होता है, वो लेता हूँ, और उसका घी जो है बिलोला प्रोसेस से बनता है वो खाता हूँ। लेकिन तेल भी मैं अपने बैल के कोलू से निकालता हूँ। देखिए तेल में क्या होता है कि तेल में जितने भी तेल हैं, सरसों हो, तिल हो, तीसी हो, मूंगफली हो, नारियल हो, कोई भी ओलिव ऑयल हो, कोई भी तेल है, इसके निकालने के प्रोसेस में साइंटिफिक एडवाइजेबल मेथड ये है कि 1 RPM पे निकलना चाहिए। यानी कि आप जो पेरने की प्रक्रिया कर रहे हैं वो 1 राउंड प्रति मिनट होना चाहिए। तो वो तो सिर्फ बैल के कोल्हू में हो सकता है। बाकी तो कोई भी मशीन से अगर पेरेंगे तो 1000 राउंड, 5000 राउंड, 10,000 राउंड पर मिनट होता। कितना स्लो भी करेंगे वो नहीं हो सकता है 1000 से कम। तो तेल की गुणवत्ता तो समाप्त हो गई, पूर्णतः समाप्त हो गई। तो आप जो भी बाजार का तेल अगर खाएंगे तो नाम मात्र का तेल है, वो एक फ्राइंग मीडियम है, लेकिन उसका आपको कोई फायदा नहीं। अब मैं आता हूँ कोदो पे, जो कोदो पे आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। कोदो बहुत प्राचीन अन्न है हमारा। बाइबल में भी एक जिक्र आता है कि ईसा मसीह कहते हैं अपने शिष्यों को कि जाओ धर्म के प्रचार के लिए, और पूछा जाता है कि हम खाएंगे क्या, तो वो कहते हैं कि कोदो की बाली का वो उसको करके भिगो के उबाल के उसका भात खा लेना। जब सिख धर्म की स्थापना हुआ तो 10वें गुरु गोविंद सिंह ने पंथ का नाम दिया, लेकिन गुरु नानक जी के समय से हुआ, यानी 10 पीढ़ी पहले। अब गुरु गोविंद सिंह का तो 350 साल हो चुका, गुरु नानक जी तो 500 वर्ष पूर्व हुए। उन्होंने लंगर पद्धति जब चालू की तो लंगर में इसी कोदो की रोटी और इसी कोदो का भात मिलता था। पंजाबी में इसको कोदरा कहते हैं। तो कोदरा दी रोटी, कोदरा दी भात, ये इतना पुराना है, इसको नष्ट कर दिया कुछ पेस्टिसाइड्स कंपनी ने, फर्टिलाइजर कंपनी ने, और पर्यावरण का इतना बड़ा भारी नुकसान किया है। आप देखें, मैं तो नेपाल आज से नहीं 60 के दशक से आ रहा हूं, लेकिन अभी तो अप्रैल का ही महीना आया भी नहीं है और ये गर्मी देखिए।
नेपाल में तो मई जून में भी ये हालत नहीं होती थी, होती ही नहीं थी बिल्कुल। हम लोगों को बराबर इंतजाम करके स्वेटर और कोट, और थोड़ा ज़्यादा सर्दी का महीना हो तो ओवरकोट तक ही पहन के आना पड़ता था। ये पर्यावरण जो बदल रहा है उसका कारण सिर्फ यही है कि हम ऐसे अन्न पैदा कर रहे हैं जो हमारे जल स्तर को घटा रहा है, हमारे जंगलों का विनाश कर रहा है। अब डॉक्टर साहब ने बताया होगा आपको कि 1 किलो चावल को उगाने में 8000 लीटर पानी की जरूरत होती है। 1 किलो गेहूं में 10 या 12,000 लीटर पानी की जरूरत होती है। और 1 किलो अगर आप चीनी बनाते हैं तो 28-30 हजार लीटर पानी बर्बाद करते हैं। और कोदरा में क्या है, वो घर जाके सो, कुछ करना नहीं, 90 दिन के बाद जाके उसकी बाली को काट के ले आओ और बस उसको, और कहते हैं कि इससे क्या बनेगा। अरे मैं तो इससे इसकी रोटी खाता हूँ, इसकी पूरी खाता हूँ, पराठा खाता हूँ, इसका डोसा खाता हूँ, इससे इडली बनाता हूँ, इसका उपमा खाता हूँ, इससे इसके सूजी का पोहा बनाता हूँ, बहुत बढ़िया पोहा बनता है, बहुत बढ़िया इडली बनता है, और इसके अतिरिक्त चावल बनाता हूँ, पुलाव बनाता हूँ, बिरयानी बनाता हूँ, और इसके अतिरिक्त 50 तरह के नमकीन और मीठे व्यंजन आप बना सकते हैं। 50 तरह। और नेपाल तो कोदो का देश है। कोदो के देश में हम अगर इस काम को करें तो पूरे नेपाल की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। क्योंकि आज के दिन में चावल और गेहूं जिस भाव में बिक रहा है, बाजार में कोदो तो उसके 3 गुना 4 गुना भाव में बिक रहा है। अब जब ये जान जाएंगे ये गोरे लोग कि हमारे वंश का समूल विनाश होने वाला है चावल और गेहूं से, तो कोदरा खोजेंगे तो कहाँ आएंगे, आपके यहाँ आएंगे। तो आप निर्यात करिए उसको।